Today we are going to discuss the second part of our chapter force and pressure. इसका पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जिसमें हमने फोर्स के बारे में बात की थी. Let's start with the force. जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी तो उसको और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं. हमारा हेडिंग है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. ठीक है, तो देखिए बेसिकली अगर फोर्सेस को समझा जाए तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है. फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कोई यूनिट भी होगी. आपको अच्छे से पता है फोर्स यूनिट होती है न्यूटन. ठीक है, और सीरीज में टाइम वगैरह होती है या उसकी यूनिट जो भी मतलब लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह. इसकी कोई यूनिट लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी यूनिट. दूसरी चीज़ है इसका फॉर्मूला. जो फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू m इंटू k. ठीक है, फिलहाल के लिए आप जान लीजिए, आगे इसको हम पढ़ेंगे. फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन के. मास को पता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया है उसका मास कंसीडर किया जाता है, उसका मास कितना है, और उस बॉडी में जो एक्सीलरेशन डेवलप होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के बराबर होता है. यहीं से इसकी यूनिट आती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास की यूनिट होती है केजी और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दोनों को साथ में रखने से क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ force. This is also a unit of force because meter is a unit of force. kg meter per second square is also a unit of force. So this is the basic about the force. ठीक है, जो हम क्योंकि फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोर्स की हर एक छोटी छोटी बारीकी को भी हम स्टडी करेंगे. तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उसकी यूनिट न्यूटन होती है या फिर kg meter per second होती है. फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, जो कि जिससे इसकी यूनिट डिराइव की जाती है. यहाँ तक बात समझ में. इसके बाद देखो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है वेक्टर और स्केलर. कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है. अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको आइडिया देता हूँ. हालांकि इसके बारे में डिटेल में आप लोग नाइन्थ पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने को पता तो होना चाहिए कि वेक्टर स्केलर बेसिकली होता क्या है. देखो आपको एक चीज़ पता होगी, जिसमें मान लिया 20 किलोग्राम. ठीक है, 20 किलोग्राम में 20 जो है वो मैग्नीट्यूड है जो हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, और किलोग्राम जो है वो हमारी क्या है, वो यूनिट है. ठीक है, यूनिट किसी चीज़ को बड़ा छोटा करती है. मान लो अगर मैं 20 लिख दूँ और यहाँ पे ग्राम लिख दूँ तो क्वांटिटी छोटी हो गई. 20 को मिलीग्राम लिख दूँ तो और छोटी हो जाए. 20 एक मीटर टन लिख दूँ ये और बड़ा हो गया. तो इसलिए यूनिट क्या करती है, किसी चीज़ को बड़ा छोटा करती है, और मैग्नीट्यूड बताता है कि वो चीज़ कितनी है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. तो स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता है. ठीक है, और चीज़ जरूरत नहीं पड़ती है डिस्कस करने के लिए. और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. हालांकि एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ये अभी आपको छोड़ दो, बस आप इतना समझिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके अंदर होता है, वो चीज़ वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जब समय आएगा तो बताऊंगा कि क्या होता है. ये अच्छे बच्चे ये तीनों चीज़ें बोलते हैं सर, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, जिसके अंदर डायरेक्शन, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो. जब क्लास होगी तो मैं क्लास में आपको जरूर बताऊंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है. फिलहाल वीडियो के लिए आपको जान लीजिए कि तीनों चीज़ें होने पर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. और हर एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मेजर किया सकता है. जैसे एंगल को आप मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. लेकिन आप कोई भी और चीज़ को मेजर कर सकते हो, उसको हम इसमें डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स को मेजर कर सकते हो, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी है. तो अब इसको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है. ठीक है, तो मैं आपको एक चाहूँ तो बता सकता हूँ कि क्वांटिटी क्या है, लेकिन मैं आपको थोड़ा फील देता हूँ. पहले स्केलर का मतलब समझो. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका स्केलर मैग्नीट्यूड होता है या जिसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है. जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे मान बोलता हूँ, अलग एग्जाम्पल सही है जिसके लिए समझाने के लिए. मान लो आपसे बोलता 10 रुपये. 10 रुपये काफ़ी है, मतलब कितना रुपये था, 10 रुपये. अब वो पूरब से दिया गया, पश्चिम से दिया गया, उत्तर से दिया गया, कोई मतलब नहीं है. मतलब डायरेक्शन का यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं, इसको एक्सप्रेस कर दिया. 10 रुपये मैंने बोल दिया, कितना उधार था भाई, 10 रुपये उधार था. बहुत है, मतलब इस मैग्नीट्यूड से क्लियर हो गया कि भाई क्या हो रहा है, मतलब यहाँ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है. तो अगर ये क्वांटिटी फिजिक्स में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपको फिजिक्स की क्वांटिटी बताता हूँ. मास मान लो बोलते हैं 4 किलो आलू दे दिया. तो 4 किलो आलू दे दिया. 4 किलो आलू को बोलने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है क्या, कि ये 4 किलो आलू पूरा फिर दो या 3 किलो आलू पश्चिम फिर दो, नहीं पड़ती है जरूरत. तो ये क्वांटिटी कैसे होगी, क्योंकि देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना है ये बता दो बस. तो वो क्वांटिटी हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. अब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम लोग को डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है. जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेलोसिटी का.
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, मान लो अगर हमने बोला 40 किलोमीटर पर आवर, तो साथ में ये भी बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये पूरी क्वांटिटी है, जब भी आती है वेलोसिटी आती है डायरेक्शन के साथ आती है, 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आपको और एग्जांपल दो तो आपको समझ में आएगा। फोर्स का एग्जांपल ले लो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और डायरेक्शन भी चाहिए होगा। अब जरा देखना कैसे, मैं प्रूफ करता हूं। मतलब फोर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहे, फोर्सेस की कोई वैल्यू नहीं है। जरा देखना, मैंने बोला कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन का, इस ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। अब बताओ ब्लॉक किधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा। तुम लोग कहते भाई ये तो बताओ कि किधर फोर्स लगाया गया है, तब तो बताओ किधर चलेगा। तो आगे डायरेक्शन की फोर्स का एक्सप्लेनेशन में बोल दिया 20 न्यूटन लगा हुआ भाई, तो मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, लेकिन जब तक मैं तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक दरवाजा है, मान लो तो दरवाजा खोलना है, किसने बोला दरवाजे पे जाओ 40 मिनट में फोर्स लगा दरवाजा खुल जाएगा। अब दरवाजा ऐसे खींच के खुलता था, ठीक है, दरवाजा ऐसे खींच के खुल जाएगा दरवाजा, ठीक। अब तुम गए 20 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा दबा लो, दरवाजा खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। तो हमें बताना पड़ेगा डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाने लगाना है, प्लस डायरेक्शन जो होगी वो हाई तरफ है। तो दोनों चीजों को मिला के फोर्स इस्तेमाल लायक बन रहा है, वरना फोर्स का कोई वैल्यू नहीं हो पा रही, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उसमें डायरेक्शन का भी इस्तेमाल पड़ा और मैग्नीट्यूड का भी इस्तेमाल पड़ा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वो आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ डायरेक्शन हो गया, वेक्टर हो गया। जहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, देखो मास को बोले 4 किलो का मास है, तो पूछते हैं 4 किलो का मास किधर से, पूरब से पश्चिम से। 4 किलो है, 4 किलो है, पूरब पश्चिम में नहीं है, लेकिन वही फोर्स लगाएंगे तो बताना पड़ेगा किधर लगा है। वही प्रेशर लगाएंगे तो बताना पड़ेगा भाई प्रेशर, मान लो कोई चीज खोलनी है तो प्रेशर लगा के दबाओ, तो किधर लगाओ, प्रेशर इधर भी लगा सकते हो, प्रेशर इधर भी लगा सकते हो, तो बताना पड़ेगा किधर लगाओ प्रेशर। किधर लगाओ मतलब क्या है, डायरेक्शन है। तो प्रेशर के साथ मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन में आ गया, इसलिए प्रेशर भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन फिर भी एक फीलिंग आ रही है कि हाँ वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, पॉसिबल है। तो ये तीसरी चीज, तीसरा बात तो बाकी देखने को, तो जिस चीज के अंदर डायरेक्शन नहीं है वो सीधे सीधे स्केलर हो गई, जिस चीज के अंदर डायरेक्शन आ गया मतलब मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन आ गया मतलब क्या, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस चीज को हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज बेसिकली अ, हम सब कुछ क्या लिखते हैं, फोर्स इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it require direction as well as it required magnitude तो हर चीज में होता है। देखो बिना मैग्नीट्यूड कोई चीज का मतलब नहीं है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड तो जगह होगा प्लस डायरेक्शन, जहां डायरेक्शन आ जाए वो क्वांटिटी वेक्टर होने की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात क्लियर हो गई, कोई पूछे तो जरूर बताना, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए फोर्स का टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स जरा समझना, मैं लिखता हूं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से ही क्लियर है यार कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। जैसे मान लो कि ब्लॉक, तुम लोग को समझदार हो, ठीक है, एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर एक फोर्स मैंने लगाया है 10 न्यूटन का और एक फोर्स लगाया है 3 न्यूटन का। बताओ ये बैलेंस है या अनबैलेंस फोर्स है। तुम लोग के साथ 10 न्यूटन का फोर्स, देखो जिधर फोर्स लगता है उधर ही वो उस चीज को ले जाना चाहता है। देखो फोर्स डायरेक्शन दी हुई है, ये फोर्स क्या चाहेगा कि ये चीज इधर जाए इधर जाए, ये फोर्स क्या चाहेगा वो चीज इधर जाए। अब इसलिए रामायण में तो दो तीन करते हैं, तो ऐसे यहाँ भी होगा 10 न्यूटन का फोर्स 3 न्यूटन के फोर्स टकराएगा, तो आखिर में क्या बचेगा, नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो कैसी होगी, ऐसे ब्लॉक आएगा, ब्लॉक कोई असर नहीं पड़ेगा और यहाँ पे क्या आएगा 7 न्यूटन। बोलो, तो ये अनबैलेंस फोर्स था, नेट फोर्स कितना आया 7 न्यूटन। ये हो गया अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल, ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो गया। और ये क्या हो गया, नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स कितना, भाई दोनों फोर्स टकराया तो नेट फोर्स कितना आया, वो है 7 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ठीक है। इसके बाद एक बैलेंस फोर्स में एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि सपोज ये ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे 4 न्यूटन 2 न्यूटन, यहाँ पे 3 न्यूटन और 3 न्यूटन। देखो जब भी तुम्हें किसी फिगर में निकालना होगा, तुम्हें फिगर दी हो ढेर सारे फोर्सेस बनाकर, तुम्हें बोला जाए कि पता करिए बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो क्या करोगे तुम सारे फोर्स का इफेक्ट देख लिया करो। ये 4 न्यूटन इधर जा रहा है, ये 2 न्यूटन इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। देखो सेम डायरेक्शन के फोर्स जुड़ जाते हैं, ये पता नहीं बताया क्या, जान लो तुम, जो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है वो जुड़ जाते हैं, जो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है वो माइनस जाते हैं, और जो फोर्सेस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर कुछ और होती है उसको हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसका सम निकालते हैं कि इसका कितना आएगा। ठीक है, देखो वेक्टर में एक और प्रॉब्लम है, स्केलर क्वांटिटी 2 + 3 लिखे तुम तो 5 आंसर आ जाता है, स्केलर के लिए सही है, ये स्केलर के लिए ये सही है। लेकिन अगर वही क्वांटिटी वेक्टर है तो 2 वेक्टर + 3 वेक्टर को 5 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाता है। उसके लिए वेक्टर को जनरल वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बनाया गया। समझ में आ रहा है क्या अलग से क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब वेक्टर्स को जब भी आप ऐड करेंगे उसके लिए एक लॉ अलग से बनाएंगे, उसी लॉ के तरीके से ऐड करेंगे। स्केलर वाला लॉ वहां नहीं लगते, इसलिए हमने बताया तीसरा क्या रहा था, एक तो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक उसका डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, उसके वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तीनों चीजें अगर फॉलो कर रही है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं बस उसका मैग्नीट्यूड है। तो अभी क्या हो गया कि जब दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं, जब दो फोर्सेस अपोजिट में माइनस हो जाते हैं, जब दो फोर्सेस मान लो इन दोनों के अलावा इस डायरेक्शन में हो तो उनका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से रूट निकाला जाता है। वो क्या होगा आगे देखेंगे, फिलहाल आपके लिए इतना ही काम काफी है। अब देखो ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, तो दोनों मिलके कितना जाएंगे 6 न्यूटन में जाएंगे इधर, और ये फोर्स इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, ये दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये कितने जाएंगे 6 न्यूटन इधर। तो नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स कितना आ रहा है बॉडी पे, नेट फोर्स बॉडी पे कितना आ रहा है 0। तो जब भी कभी किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 आता है उस बॉडी को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बॉडी है ये, या बैलेंस फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर। और जिस पर नेट फोर्स उसका कुछ आ जाता है उस बॉडी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। अब तो जिधर नेट फोर्स आएगा उधर वो बॉडी मूव करने के लिए चल पड़ेगी, और बैलेंस फोर्स में कोई दिक्कत ही नहीं, बैलेंस फोर्स में अगर बॉडी रुकी तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो कांस्टेंट लॉ से चलती रहेगी। मतलब सपोज एक बॉडी थी तो चल रही थी 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, और उस पर अगर तुमने फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर, तो इस बॉडी को ऐसा नहीं पड़ा, इसको नहीं तुम ना लगाओ मतलब ही नहीं, तो बॉडी में दोष चलती रहेगी। बात समझ आ रही है? दिस इज द स्टोरी ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। When there is a net force on a body which is equal to 0, it is called balanced. The body is under the balanced force, and the body is called balanced body. And when there is there is some value of net force, वो 1 न्यूटन हो, 2 न्यूटन हो, 5 न्यूटन हो, तो बॉडी को क्या बोलते हैं, वो बॉडी जो है अनबैलेंस्ड फोर्स के अंडर में है, और जिधर नेट फोर्स आएगा वो बॉडी उधर ही मूव करना स्टार्ट कर देगी। इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक, ओके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। ये थोड़ा टॉपिक है। जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस मैंने आपको बताया था, दो तरह के होते हैं, या बताया नहीं तो सुन लो भी। दो तरह के टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। पहला होता है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, पहला होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। आपको इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं। अच्छा देखो, कांटेक्ट फोर्स, फोर्स है मतलब बल। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है और वहां पे प्रॉपर कांटेक्ट हो रहा है तो उस फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट कैसे, कौन डिफाइन करेगा कांटेक्ट कौन हो रहा है? हमारी आंखें। अगर ह्यूमन आईज उस कांटेक्ट को देख पाती हैं उसको बोल देते हैं कांटेक्ट फोर्स। अगर ह्यूमन आईज उस कांटेक्ट को नहीं देख पाते उसको बोल देते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल, सॉरी, अगर मैंने इस स्टिक को उठाया है, ठीक है, तो उठाने के लिए मैं इसको टच करूंगा। अब यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ मस्कुलर फोर्स, कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ? मसल्स का फोर्स लगा रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स। तो आखिर से कोई कांटेक्ट में तभी तो मैं इसको उठा के यहाँ से यहाँ कर पा रहा हूँ, मतलब जो फोर्स लगा रहा हूँ वो टच करके लगा रहा हूँ। अगर मैं ऐसे उठाने लग जाऊँ उसको तो स्टिक जहरीली है तो मैं जहरीला हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि बिना कांटेक्ट के मैं फोर्स नहीं लगा पा रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स नहीं लगा पा रहा हूँ। फोर्स बहुत सारे होते हैं, बिना कांटेक्ट के मैं मस्कुलर फोर्स नहीं लगा पा रहा हूँ। जब भी मस्कुलर फोर्स में लगाना रहा है मुझे कांटेक्ट करना पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग मस्कुलर फोर्स को किस में डालते हैं? कांटेक्ट में डालते हैं। अब जहां बिना नॉन कांटेक्ट के फोर्स लग जाए तो सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा, अगर आपने याद हो तो आप लोग एक लोहे का टुकड़ा रखते और मैग्नेट लेके आओ, मैग्नेट अगर तुम ऊपर ही देखते हो तो वो चिपक जाता है जाकर के, आखिर वो अपनी जगह से मुड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब कोई फोर्स लग रहा होगा उस पर, और वो भी बिना कांटेक्ट के लग रहा है। तो कोई फोर्स लग रहा है और बिना कांटेक्ट के लग रहा है तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, पहले लग जाता है, ठीक है। और मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। बात समझ आ रही है क्या? मस्कुलर फोर्स ये कांटेक्ट फोर्स है। जैसे एग्जांपल तुम देखो, मान लो तुमने खुद चुंबक में देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तुम लोग कभी ले जाते हो मान लो एक ऐसे चुंबक को यहाँ पास में थोड़ी दूर से उठा के खींच लेता होगा उसको, तो भाई यहाँ से जिसने इसको खींचा है तो मतलब इस पे फोर्स लगाया है, फोर्स लगाया तो है, लेकिन कौन लगाया? बीच में कोई कांटेक्ट है नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, मतलब कि नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो फिर भी फोर्स लग जाए तो आप हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को बोलते हैं, और जहां पे फिजिकल कांटेक्ट होने के बाद फोर्स लगे उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स भी जो होता है वो हमारा एक कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या होता है पता है आपको? फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है
जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब क्या, अगर समझते हैं। रिलेटिव मोशन मतलब कि सर मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में तुम्हें दोनों हाथ को एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर इस नीचे वाले हाथ से तुम पूछोगे कि भाई ऊपर वाला हाथ कहाँ है, बोलेगा यार ऊपर पड़ा हुआ है। ऊपर वाले हाथ से पूछोगे नीचे वाला हाथ कहाँ है, बोलेगा यार नीचे पड़ा हुआ है। कोई इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन नहीं कर रहा है या इसके रिस्पेक्ट में ये वाला मोशन नहीं कर रहा, दोनों एकदम रिलेटिवली रेस्ट में। अब क्या हुआ, देखो रिलेटिव मोशन मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब सपोज मान लो ये हाथ आगे चलने लग गया, ये हाथ आगे चलने लग गया, इससे पूछोगे क्या हुआ, तो बोलेगा यार मैं तो वहीं पता ये मेरे रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन करने लगा, ठीक। अब या तो फिर इससे पूछोगे तुम बताओ क्या हो रहा है, तो बोलेगा मैं तो वहीं पे वो पीछे जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन करने लगा। मतलब कैसा भी हो, अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन कर रहा है, ध्यान देना बात, अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन कर रहा है, मतलब ये देखो दोनों मोशन कर रहे हैं, ये दोनों देखो इस वक्त ये दोनों मोशन कर रहे हैं मोशन। मोशन मतलब क्या होता है भाई, समय साथ कोई चीज अपनी जगह बदलती है, ये दोनों मोशन कर रहे हैं। लेकिन इससे पूछोगे नीचे वाले से भाई क्या हुआ, तो बोलेगा ऊपर वाला मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, कोई मोशन नहीं कर रहा। इससे पूछोगे क्या हुआ, बोलेगा नीचे पड़ा हुआ है, कोई मोशन नहीं कर रहा। मतलब ये मोशन तो कर रहा है लेकिन देखो रिलेटिवली मोशन नहीं कर रहा है, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मोशन नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे के साथ साथ में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भले ही हम कहीं और ये आगे बढ़ा तो उसको लगेगा ना कि ये वाला मैं वहीं रहेगा, ये आगे जा रहा है, या इसको लगेगा मैं वहीं हूँ, ये पीछे जा रहा है। तो जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन हो उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन एंड द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तब फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स के पैदा होने का मेन रीजन यही, मतलब यही कारण ही है कि फ्रिक्शन फोर्स तभी आएगा जब बॉडी में रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अगला एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, फ्रिक्शन चैप्टर, हम उसमें डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल में थोड़ा समझ लो कि क्या हो रहा है कि जब बॉडी कांटेक्ट में है और वो रिलेटिव मोशन कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स आता है। फ्रिक्शन पता है आके क्या करता है, वो बोलता है तुम अपना रिलेटिव मोशन बंद करो। मतलब फ्रिक्शन फोर्स का एक ही दुश्मन है, कौन, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बोलता है कि नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्या बोलता है, सपोज ये बॉडी आगे गई तो इस बॉडी फ्रिक्शन में टच में है, दो ही कंडीशन है, एक तो बॉडी टच में और रिलेटिव मोशन करे। अभी देखो बॉडी टच में है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी रिलेटिव मोशन नहीं कर रही है। बॉडी रिलेटिव मोशन कर रही है, देखो रिलेटिव मोशन कर रही है, इसकी इस रिस्पेक्ट में आगे जा रही है, अभी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी टच में नहीं है। मतलब दोनों कंडीशन साथ में लगनी चाहिए, टच में भी हो और रिलेटिव मोशन भी करे, तभी जाके फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा। और फ्रिक्शन फोर्स पैदा हो क्या करेगा, जैसे फ्रिक्शन पैदा हो क्या कीजिए, कंस का वर्क किए, उनका पर्पस यही था। वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स पैदा क्या करेगा, रिलेटिव मोशन का विरोध करेगा, बोलेगा तुम भाई आगे आ रहे हो तुम पीछे आओ, और तुम पीछे जा रहे हो तुम आगे चलो, दोनों पे सिर्फ फोर्स लगा के थोड़ी देर में दोनों दूसरे ऊपर आ जाए और रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए। तो वो फ्रिक्शन फोर्स को लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है, आखिर वो भी फोर्स है। जब फ्रिक्शन फोर्स को लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी, तो कौन सा फोर्स कहलाया, कांटेक्ट। और कांटेक्ट क्यों कहलाया, कि हम उसको देख पा रहे हैं कि हाँ भाई कांटेक्ट में तभी फ्रिक्शन लग रहा है। आप लोगों को हाथ गर्म ऐसे करते हाथ गर्म हो जाता है, पता क्यों होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स, बिकॉज़ इसको लगने के लिए कांटेक्ट में होना इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपको मैं दूसरा एक फोर्स दिखाता हूं, जैसे आपने देखा होगा, आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, फील करो फिर बताते हैं और गेस करना कौन सा फोर्स है, ठीक है। छोटे छोटे हम लोग कागज तोड़ लेते हैं, जब वैसे पेपर ऐसे हाथ पर रख लेते हैं, फिर स्केल निकालते हैं, घिसते हैं और फिर ऐसे रखते हैं, थोड़ी ऊपर रखते हैं, अचानक वो चिपक जाता है। मजा तो उसी में है, अपने आप चिपका, ऐसा तो नहीं वाला कि हमने उठा के चिपकाया, तो मतलब बिना किसी कांटेक्ट के ऊपर ऊपर चिपक जा रहा है। पेपर ऊपर उठ रहा है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और बिना किसी कांटेक्ट के लग रहा है मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। अब वो फोर्स कौन सा है, बताओ एग्जैक्टली, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा मैंने माना कि आपने बोला होगा, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स हो गया, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हमने उन फोर्सेस की बात करो जो आप लोगों ने फील की है, ठीक है, कि भाई देखिए सर यहाँ पे भी अपने आप फोर्स, मतलब बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट हुए वो बॉडी उठ चिपक गई, उस पर बॉडी से उठी, मतलब कोई ना कोई फोर्स डेफिनेटली सर लगा होगा, और फोर्स लगा है और सर कांटेक्ट नहीं हो रहा। कांटेक्ट कैसे हो रहा है, हमारी आंखों के सामने कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, सर हम उसको डालेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स डालेंगे। तो 8th लेवल में कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स क्लियर हो गया। तुम सिंपल तो मुझे तो बोलना सर, देखिए फोर्स, अगर किसी बॉडी को मुझे फोर्स लगाना है, कोई बॉडी मुझे फोर्स लगा रही है, उसके लिए उसको कांटेक्ट में आना अगर जरूरी है तो सब फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अगर जब बिना कांटेक्ट में आए भी वो बॉडी उसको फोर्स लगा रही है, मेरी बॉडी उसको फोर्स लगा दे रही है, तो वैसे फोर्स को लोग क्या बोलते हैं सर, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल लिए, दो एग्जांपल लिए। अब सुनो तो एक इंटरेस्टिंग बात, जो मैं बोला था बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात। देखो फिजिक्स क्या बोलती है, इस दुनिया में अगर किसी बॉडी को तुम्हें फोर्स लगाना है, ठीक है, या कोई बॉडी तुम्हें फोर्स लगाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बिना कांटेक्ट किए तुमसे फोर्स लगा ले। तो फिर ये सर क्या मतलब इस चीज का, नॉन कांटेक्ट। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, ये कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट हमारी आंखों के
इधर ही कांटेक्ट हम बोलते हैं, यहाँ कांटेक्ट हो, यहाँ नहीं दिख रहा बोलते नॉन कांटेक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तुमने ध्यान दिया होगा कि जैसे ये अपना क्या बोलते हैं उसको यार, बैटमैन जाल जो होता है ना, मकड़ी, ठीक है, तो मकड़ी क्या करती है, एक जगह बैठी रहती है, मतलब जाल बड़ा सा रहता है। अब वो कीड़े को पकड़ने के लिए से कूदती नहीं रहती, अपना जाल बना के बैठ जाती है, ठीक है। अब कीड़ा दूर जाता है तो वहाँ फंस जाता है, दूर में फंस गया, मकड़ी आराम जाती है, आके पकड़ लेती है। अब तो देखने वाला बोले कि मकड़ी ने क्या किया कि वहाँ से उतने दूर से उसको कैच कर लिया, उसका हाथ बड़े बड़े मकड़ी के होते हैं, इतने बड़े बड़े दिखते नहीं, वो दूर से कैच कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली कहानी क्या है, कहानी ये है कि वो ढेर सारे अगल बगल जाल बुन देती है, वो जाल उस कीड़े को नहीं दिखते हैं, उसको लगता है कि मकड़ी के हाथ में पड़, लेकिन उसमें जाकर चिपक जाता है, मकड़ी जाकर खा जाती है। ऐसे सिग्नल यहाँ पे होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में होता है। होता क्या है, ये जो फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली हमें दिखते तो नहीं, लेकिन वहाँ पे अगल बगल पूरा जाल बना होता है। उस जाल को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। वो सपोज मान लो अगर तुमने नॉर्थ पोल लिया है, मैग्नेट लिया है, तो चारों तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली होगी, उसके बीच में अगर कोई आयरन का टुकड़ा आएगा तो जब उसकी पावरफुल रेंज में आएगा तो अपने आप खिंच जाएगा उसमें। तो यहाँ पे कांटेक्ट तो हो रहा है, बट वो कांटेक्ट हमारे आंखों से विजिबल नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। बट अगर तो अच्छे स्टूडेंट तो एक बार दिमाग में सेट कर लो कि इस दुनिया में कोई भी फोर्स बिना कांटेक्ट लग नहीं सकता। कुछ कांटेक्ट में दिख जाते हैं, कुछ कांटेक्ट में नहीं दिखते, लेकिन जो कांटेक्ट में नहीं दिखे वो किसके माध्यम से चलते हैं, वो फील्ड लाइंस के माध्यम से चलते हैं। उसको मैंने क्या बोल दिया, नॉन कांटेक्ट बोल दिया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यार, बिल्कुल दिमाग रखना कि हर फोर्स कांटेक्ट करता है, कुछ हमारे आप के सामने कर लेते हैं, कुछ हमारे आप कुछ की कांटेक्ट में जाकर देख नहीं पाते, जिनको नहीं देख पाती हैं उनको हम लोग बोल देते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ नॉन कांटेक्ट फोर्स का। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे है, मैंने छोड़ा, आखिर नीचे क्यों गया? किसी ने इसको खींचा होगा। किसने खींचा भाई इसको? किसने खींचा? इसको खींचा ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर फोर्स लगा रही है, हमें नजर तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि धरती माता का हाथ है ऐसे खींच लिया, ऐसा तो नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर से देखो तो नजर आया कोई हाथ तो पता ना, कोई हाथ नजर आया नहीं, मतलब ये खींचा तो जा रहा है लेकिन कोई कुछ हाथ नजर नहीं आ रहा, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन नॉन कांटेक्ट तो कोई सा चीज, देखिए हमारी आंखों में नॉन कांटेक्ट है, आपकी बुक भी सही है। आखिर ग्रेविटी जिसको खींच रही है वहां पे भी मतलब हमें कुछ दिख तो नहीं रहा, मतलब कि सर नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। लेकिन एक्चुअली देखने जाए तो हमें पता है हमें आंखों में कुछ ना कुछ तो होगा, कोई फील्ड लाइंस होनी चाहिए। और इस बात को भी प्रूव कर दिया अभी लास्ट ईयर एक इंसान ने ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को भी ढूंढ निकाला, ग्रेविटी की फील्ड लाइंस को ढूंढ निकाला, उसने दिखाया कि ऐसी फील्ड लाइंस होती हैं, उसको इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो मतलब बिलीव हो गया इस बात में कि कितनी भी फोर्स लग रहे हो वो सब कांटेक्ट करते हैं, कुछ कांटेक्ट में नजर आते हैं, जो नजर आते हैं उसको हम बोल देते हैं कांटेक्ट फोर्स, जो फोर्स हमें नजर नहीं है उसको हम बोल देते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आई क्या? ठीक, चलो मूव ऑन करते हैं यहाँ से। इसके बाद फोर्सेस में इतना कुछ काफ़ी है। इसका एक टर्म शुरू होती है जिसको हम स्टडी करना है, इसका नाम है प्रेशर। ठीक है, इधर समझो प्रेशर जो है, पहले इसको समझने से पहले थोड़ा फील करते हैं, क्योंकि प्रेशर और फोर्स में ना बड़ा करीब का रिश्ता होता है और अक्सर ये लोगों को कंफ्यूज कर देता है, समझ में नहीं आता कि क्या फोर्स है क्या प्रेशर है। ठीक है, मुझे बहुत कंफ्यूज करता था ये टर्म कि प्रेशर और फोर्स में क्या अंतर क्या है, फॉर्मूला पता है यार ये होता है प्रेशर और फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन फील करके बताओ ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें तो अक्सर फील होता है, सेम चीज फील होती है। जैसे मान लो कोई आप हम लोग बोलते हैं हमेशा कि मेरा पैर दबा दो, प्रेशर को हिंदी में दबाव बोलते हैं, मेरा पैर दबा दो। तो जब दबा रहे होते हैं पैर, तो आखिर हम फोर्स तो लगा रहे होते हैं, तो फोर्स वो तो ऐसा ही बोल सकते हैं मेरे पैर पे जरा फोर्स लगा दो। क्यों दबाव बोलते हैं, क्यों प्रेशर बोलते हैं उसको, क्यों कुछ और नहीं बोलते हैं? तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब प्रेशर और फोर्स को फील कर पाना अलग अलग थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट एक ऐसा इंसिडेंट है, एक ऐसा एग्जांपल जिससे मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुमको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो अलग चीज़ है, प्रेशर और फोर्स में कोई अंतर है। सेम पहले बताता हूँ, सिमिलर चीज़ बताता हूँ। मान लो कि एक इंसान लेटा हुआ है, उसके ऊपर एक इंसान आके बैठ गया, क्या लगाया उसने? फोर्स लगाया, बैठ गया उसके ऊपर। उससे पूछोगे भाई दबाव पड़ रहा है, बोलेगा दबाव पड़ रहा है, वो बोलेगा मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ। भाई सिंपल सा, तो बैठा तो फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर एक इंसान और आके बैठ गया, उस इंसान के ऊपर एक इंसान आके बैठ गया। अब पूछो, बोला अरे मैं दब गया, मैं बहुत दब रहा हूँ मैं, उससे बोलोगे अरे कुछ नहीं मैं तो और फोर्स लगा रहा हूँ। उससे पूछोगे और एक आदमी आके बैठ गया, ऐसे 4-5 आदमी बैठ गया, बोलेगा अरे बिल्कुल दब गया मैं तो मरने वाला। तो दब रहा है वो, उसको लगा उसका प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ भी लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो आखिर फोर्स और प्रेशर मतलब ये कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहा है।
नहीं आ रहा है प्रेशर फोर्स क्या एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है, कैसे समझा जाए? इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपने तैयार किया है। जैसे इमेजिन करो कि तुम जो है एक चावल की पूरे खेत में, चावल मतलब पका हुआ चावल, तो मतलब बिरयानी वाला चावल है, पूरा भर के बिछाया गया है, ठीक है, और तुम मतलब इतना मोटा लेयर बिछाया गया बिरयानी के चावल में पूरे रूम में, मान लो खेत में पूरे रूम में भर के पूरा पका हुआ बिछाया गया, ठंडा चावल बिछाया गया, तुम उसमें खड़े हुए और खड़े होते तुम्हारा इतना पैर जो है धंस गया, ठीक, अच्छी बात है। तुमने देखा कि सर ये पैर की वजह से मेरा बॉडी पे ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है, तो नीचे की तरफ खींच गया, पता चला गया। अब क्या किया गया, नील और तुम क्या किया गया, तुमको एक बड़े मतलब एक तुम्हारे पैर में ऐसे मोटा मोटा जूता पहना गया, ये बड़ा चौड़ा जूता, मतलब बिल्कुल हल्का है लेकिन उसका एरिया चौड़ा है। पहले तुम्हारा पैर कैसा था, ये तुम्हारा पैर था, ये ड्राइंग ऐसी है, ठीक है, ये तुम्हारा पैर था। अब तुम्हारे पैर में क्या इतने मोटे मोटे जूते पहना दिए दोनों पैर में, ठीक है, दोनों जूते पहना दिए। अब तुम्हें चाल पकड़ा दिया गया, अभी भी तुम्हारी बॉडी उतना ही फोर्स लगा रही है, अभी भी तुम्हारी बॉडी उतना ही फोर्स लगा रही है, लेकिन अब देखा गया कि तुम नहीं धंस रहे हो, तो यार फोर्स तो उतना ही है। अगर फोर्स की वजह से मैं नीचे जा रहा था तो अभी मुझे उतना ही जाना चाहिए था, लेकिन मैं नीचे नहीं गया, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई और क्वांटिटी जो काम कर रही है उसको नीचे ले जाने में। फोर्स तो नहीं था, बस फोर्स, हाँ फोर्स डेफिनेटली था, लेकिन बस फोर्स नहीं था, मतलब कुछ क्वांटिटी और थी जो उसको नीचे ले जाती। वरना अगर सिर्फ फोर्स होता तो फोर्स तो अभी मैं 90 किलो का हूँ तो 90 इंटू जी, अभी भी उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, और पहले भी 90 इंटू जी लग रहा था, तो मुझे इतना बराबर नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मैं पहले बार में नीचे ज़्यादा गया, अब नीचे कम जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर यही बात, दूसरी बात हमने नोटिस की, हमने देखा कि यार एक टैंक को देखा, टैंक को नोटिस किया, टैंक पता है ना जो वॉर में यूज होते हैं, देखा कि यार उतने भारी भारी टैंक हैं, वो चल रहे हैं, मतलब उनका जो फोर्स होगा, टैंक का जो फोर्स देखा जाए, मैंने एक टैंक बनाता हूँ ना, यहाँ पे कैसे वो लगी रहती है, ठीक है, एक टैंक का जो वेट होता है करीब 4 से 5 टन या 10 टन के बराबर की वेट होता है, और एक इंसान का मान लो 100 किलो का इंसान है, 100 किलो का वेट उसका है, तो देखा कि दोनों जब रेगिस्तान में जाते हैं तो इसका पैर धंस जाता है, इसका पैर ये आराम से दौड़ रही चल रही है उसके अंदर, देखा कि क्या यहाँ पे क्या हो गया यार, ये तो मतलब अगर फोर्स की बात है धंसने की बात होती तो ये 100 इंटू जी इतना ही फोर्स होता, ये 10 टन, 1 टन में 100 किलो होते हैं, ठीक, 1 टन में 1000 किलो होते हैं, 10 टन मतलब कितना हो गया, 10,000 किलोग्राम है ये, तो इंटू जी में तो बहुत फोर्स धंस जाना चाहिए अंदर की तरफ, तो आखिर ये धंस नहीं रहा है इतना ज़्यादा फोर्स नीचे के बावजूद भी, और ये धंस जा रहा है, मतलब धंसने के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ फोर्स जिम्मेदार नहीं है, कुछ और भी कोई चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एंड इन दैट सर्चिंग they developed or they discovered one new physical quantity which they termed as pressure। उन्होंने बोला कुछ चीज़ को धंसने या निकालने के लिए प्रेशर का रोल इंपॉर्टेंट था। प्रेशर का फॉर्मूला दिया उन्होंने, दिया फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। समझा ना प्रेशर और फोर्स का अंतर क्या है? प्रेशर बेसिकली देखो किसी पर्टिकुलर, मैं आपको सुनाऊं अगर प्रेशर क्या है, तो प्रेशर बेसिकली एक तरह से एक फोर्स जो तुम लगाते हो वो कितने एरिया को जाकर के एफेक्ट करने वाला है उसका कैलकुलेशन, उससे जो फीलिंग आती है वो है तुम्हारा प्रेशर। जैसे मान लो अगर मैं, जैसे तुम देखो कि हम लोग कराटा वराटा करते हैं, मतलब कराटे वहाँ पे यूं करते हैं, फिर फिंगर से ऐसे मारते हैं, तो फिंगर से मारते हैं तो वो इंसान समझते दूर तक जाते ज़्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, पूरे के पूरे फोर्स को ला करके फिंगर में डाल के ऐसे लगा मार दिया उसको, तो चोट ज़्यादा लगती है। उन्होंने देखा एक चीज़। सेकेंड चीज़, जब हम लोग वही फोर्स को पूरे फोर्स को ले जाके खुद अपने हाथ से या किसी वजह से ऐसे धक्का दो, ऐसे पूरी पीठ से, तो उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, ज़्यादा उसको असर नहीं पड़ेगा। कभी तुम देखना किसी इंसान को के ऊपर ऐसे तुम आराम से लेट जाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन वही उतना ही फोर्स, जितना फोर्स लेटने से लगाया उतना ही फोर्स अगर उंगली से दे दो तो कूद जाएगा, वो कूद के लगेगा भागने। तो ऐसा क्या हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली प्रेशर क्या आपको आइडिया देता है? प्रेशर आइडिया देता है कि तुम फोर्स लगा रहे हो, जितनी भी क्वांटिटी उस फोर्स की है, वो कितने एरिया तक तुम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। उस अगर तुमने मान लो फोर्स लगाया और तुमने उस एरिया को छोटा रखा तो उसमें असर ला दिखेगा। अगर तुमने एरिया बड़ा कर दिया तो उस फोर्स का असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही होगा ना, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि कील लेते हैं, कील वाला एग्जाम्पल बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि इधर से कील मारे, इतने जोर मारे, कील अंदर चली गई, वो कील उल्टा के इधर से कील अंदर नहीं जा रही थी, बताओ क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो तुमने पहली बार फोर्स लगाया, तुमने 10 मिनट का फोर्स लगाया, ये वॉल है, ये हमारी नेल है, ये इसका पतला वाला पार्ट है, तो 10 मिनट का फोर्स लगाया, तो जो फोर्स गया वो इस पर्टिकुलर एरिया, इतने से एरिया में फोकस हो गया।
तो ऑब्वियस बात इसका पेनिट्रेशन मतलब जब इतने से कम के एरिया में गया है, दबाव यहाँ बढ़ जाएगा और कितना चला जाएगा। वही चीज तुम उल्टा करके लगाते हो, वही चीज तुम उल्टा करके लगाते हो, तो तुम 10 मिनट फोर्स लगाएंगे, अब वो इतने एरिया में जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मैं तो इसको ऐसे ही फील करता हूँ कि बेसिकली प्रेशर क्या है, फोर्स तुमने लगाया वो किस एरिया तक जाके डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उस एरिया के उस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने को हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है, या दबाव। बात समझ आए। दूसरा कि वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो दोनों फील कर सकते हैं। अब मेरे ऊपर कोई 100 किलो का सामान और रख दो, मेरा थोड़ा अंदर फंस जाएगा, मतलब जितना मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं उतना अंदर जाऊंगा, मतलब प्रेशर जो है फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया में डायरेक्टली होगा। एरिया में डायरेक्टली मतलब मान लो मैंने इतना चौड़ा जूता पहना था, अब फिर मैं इतना चौड़ा जूता पहन लूं तो क्या होगा, मैं और ऊपर रहूंगा, और चौड़ा जूता पहनूंगा तो और ऊपर रहूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जितना ज्यादा तुम एरिया रखोगे, मतलब फोर्स जितना लगा रहे हो उसमें जितना एरिया ज्यादा रहेगा, इतना दूर तक जाएगा, उतना प्रेशर कम रहेगा। जितना जो तुम्हारा एरिया कम रहेगा उतना ही ज्यादा फोर्स तुम्हारा ज्यादा का प्रेशर तुम्हारा ज्यादा रहेगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग पानी में जाते हैं, हम लोग सीधे खड़े हो तो फ्लास्क से चले जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन वही अगर हम लोग मोटा सा पटरा रख लें, चौड़ा सा पटरा, उस पर खड़े हो जाएं तो नहीं डूबते हम लोग। क्यों? कि वो हमारा जो फोर्स लग रहा था वो पूरे के पूरे उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या हो रहा है कि जब पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मेरा फोर्स हल्का हो गया, पानी जो उसको सह लेगा। समझ रहे हो बात? ऐसे एक बड़ा फेमस सा वो होता है, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या किया था, नेल बेड बनाया गया, नेल बेड। उसमें क्या किया, एक बेड बनाया गया और ढेर सारी कील रख दी, ढेर सारी कील ऐसे ऐसे गाड़ के निकाल दिए और बोला कि इसमें सो जाएंगे। इंसान डरने लगा, बोला कि कील पे सो जाए। लेकिन जब इंसान जो सोया स्कील के ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका जो पूरा बॉडी का प्रेशर, पूरा बॉडी का जो फोर्स था उस पूरे के पूरे इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, हमें असर कम दिखेगा, उसका जो प्रेशर का कम लगेगा, और जो प्रेशर कम होगा तो अंदर नहीं चुभेगी, वो आराम से हो गया। अगर वही क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ एक नेल बेड पे एक कील लगाते, एक कील, ठीक है। अब इंसान सोचता है क्या क्या यूज होता है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो फोर्स है वो इस एरिया पे आ गया, बस इतने एरिया पे लगा, इतने एरिया पे लगा तो इंसर्ट हो जाता है उसके अंदर, तो दिक्कत हो जाती। तो मतलब प्रेशर क्या है, बेसिकली आइडियोलॉजी है जिसमें समझ पाते हैं कि एक मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करते हैं कि जो फोर्स आपका लग रहा है वो कितने एरिया तक डिस्ट्रीब्यूट होकर लगाया जा रहा है और उसकी वजह से कितना दबाव है, कितना प्रेशर उत्पन्न हो रहा है। बात समझ में आई क्या? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। द फॉर्मूला इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, where we can very clearly see that pressure is directly proportional to force. What is the meaning of directly proportional? अगर तुम फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ। अगर मान लो सपोज कि गाड़ी हमारी फंस जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फंस गए हैं, हम उसके अंदर से सामान निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि सामान निकालने के तो फोर्स कम हो जाएगा, जब फोर्स कम हो जाएगा तो प्रेशर नीचे दबाने का प्रेशर कम हो जाएगा, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। तो प्रेशर और फोर्स में डायरेक्टली रिश्ता होता है, अगर एक बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा, दूसरा इसको कम करोगे ये भी कम होगा, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसको कम करोगे ये भी कम होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Pressure is inversely proportional to area. Pressure is inversely proportional. Inversely proportional का मतलब पहले भी तो बताता हूँ inversely proportional क्या होता है। Inversely proportional मतलब एक चीज को तुम बढ़ाओ, दूसरी चीज जो हो वो कम हो जाए। एक चीज को बढ़ाना चाहिए, दूसरी चीज कम होती है, इसको हम बोलते हैं inversely proportional। फॉर एग्जांपल अगर तुम सपोज एरिया बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था वो टाइम का पता है कि ये टाइम में पूरा एक चेन लगी क्यों लगी होती है, क्योंकि अगर सिर्फ पहिया रहेगा, तो पहिया रहेगा, सिर्फ पहिया लगा रहेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो फोर्स है पहिए पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये पॉइंट सिर्फ इतना सा ही है तो पहिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा फोर्स छोटे से एरिया पे आकर पूरा पॉइंट फंस जाएगा। लेकिन अगर भैया लोग बेल्ट लगा दें, पूरा बेल्ट लगा देते हैं, बेल्ट लगी दोनों चेन लगी होगी पूरी, तो अब क्या होगा, ये पूरे टैंक का जो प्रेशर है वो पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब पूरा फोर्स जो है सही में प्रेशर हो गया, ये पूरे टैंक का जो फोर्स है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब इतने बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ऑब्वियसली बात है इसका प्रेशर थोड़ा कम हो गया। जितना ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाते हैं उतना प्रेशर कम होता जाएगा। तो एरिया जब ज़्यादा हो जा रहा है तो प्रेशर क्या कैसा होता जा रहा है, कम। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो बात समझ में आई क्या? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने सुना होगा, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार, दलदल, मार्शी लैंड। कभी बोले कि इसमें फंस जाओ
तो कभी भी ऐसे मतलब सपोज बदल फंस गए हो तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये पैर निकाल ये पैर निकालना है। बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि तुम अंदर क्यों जा रहे हो, कि तुम्हारा फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में है, तुम्हारा प्रेशर जा रहा है, तुम अंदर घुसते जा रहे हो। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपना प्रेशर कम करना पड़ेगा। प्रेशर कम करने के दो रास्ते हैं, या तो तुम फोर्स कम करो, प्रेशर कम करने के दो रास्ते हैं। अगर तुम फोर्स कम करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, या तुम एरिया को बढ़ा दो। फोर्स कम करने का तो अपना कान में बाल तो नहीं काट सकते कि बाल काटने में दबाव कम है, तो क्या करो एरिया बढ़ा दो। एरिया कैसे बढ़ाओगे, तुम हो सके तो लेट जाओ। जब तुम उसमें लेट जाओगे तो तुम्हारा जो फोर्स पहले सीधे पैर के छोटे से एरिया पर लगा था, अब क्या हो जाएगा, वो लेट गया तो पूरा का पूरा जो है पूरे पीठ पे भी आ गया, तुम्हारा एरिया बढ़ गया। तुम्हारा एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे मान लो सपोज तुम्हें कोई चीज तोड़नी है, ठीक है, कोई तोड़नी, तुम उसको अपने हाथ से ऐसे मारोगे तो तुमने चांस कम है। लेकिन अगर तुम उस चीज को कोई पॉइंटेड चीज से मारोगे ना, कस के पॉइंट से मारो, वो चीज तुरंत टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, उसने उस पूरे फोर्स को छोटे से एरिया पर लगाया, तो प्रेशर वहां ज्यादा होगा, पास अंदर घुस जाएगा। बात समझ में आई? दिस इज अबाउट बेसिक आइडिया अबाउट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर और फोर्स में अंतर समझना है, फोर्स लगता है, प्रेशर बताते हैं वो कितने एरिया तक अफेक्ट कर रहा है, ये फीलिंग है। प्रेशर बेसिकली दबाव से दबाव ज्यादा उस पर बात होती है, और फोर्स बेसिकली बल पे होती है, कितना फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, प्रेशर और फोर्स में डायरेक्टली प्रूफ रिश्ता होता है, प्रेशर एरिया में डायरेक्टली प्रूफ रिश्ता होता है। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम होगा, ये दोनों साथ में बढ़ेंगे, साथ में कम होंगे डायरेक्टली प्रेशर। यूनिट की बात कर लो तो यूनिट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यूनिट जो होती है वो इसकी होती है तुम्हारी फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन अपॉन एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर लोग बोल देते हैं, या फिर अगर ऐसा देखा जाए उसके टर्म में डाला जाए ऐसा ही, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास, मतलब कि क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो होगी फोर्स की, इनटू एरिया मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कैसे क्या होगी, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। दोनों आप लिख लीजिएगा, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, दोनों यूनिट किसकी होती हैं, प्रेशर की होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं प्रेशर अप्लाइड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दैट इज द टॉपिक प्रेशर। अच्छा यार, वो थोड़ा यूनिट की बात की तो कुछ यूनिट्स और नोट करा देता हूँ आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मेरे को बताना है। तो ये बताया है, मैं बता अभी बताऊँ कि बात के बारे में बताऊँगा, थोड़ी देर बाद बताऊँगा, क्या समझ लेते हैं। प्रेशर अप्लाइड बाय, मेरे टॉपिक कवर है तो फिर आपको यूनिट प्लस के लिखा दूंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तो जो यूनिट मैंने बताया आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर एक बताया मैंने आपको किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। एक प्रेशर की जो स्टैंडर्ड यूनिट, फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी, न्यूटन है ना। वैसे प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है, वो है पास्कल, जब जानते होंगे। ठीक है, तो इस यूनिट से यूनिट्स को याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे सवाल होते हैं, पूछे जाते हैं, बता रहे हैं। प्रेशर अप्लाइड बाय प्रेशर अप्लाइड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रेशर अप्लाइड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जरा समझना, मैं बोलता हूँ यार ये लिखा क्यों है, मतलब मुझे जब पढ़ा मैंने बुक में कितना नैरो होकर पढ़ाया जा रहा है किताब में। प्रेशर अप्लाइड बाय सॉलिड, लिक्विड, गैस। अरे मैं कहता हूँ भाई, प्रेशर तो दुनिया की हर एक चीज द्वारा लगाया सकता है जो फोर्स लगाती है, क्योंकि फोर्स ही प्रेशर की जननी मतलब कि बर्थ का रीजन है। क्योंकि फोर्स आएगा तो एरिया तो हर जगह अवेलेबल ही है। अगर जो कोई भी चीज फोर्स लगा पा रही है तो वो प्रेशर भी लगा सकती है। मतलब किसको पता तो एरिया कौन सा है, आराम से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ये लिखना कि प्रेशर अप्लाइड बाय सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भाई हर चीज दुनिया की, हर सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा दुनिया की और जितनी भी चीजें होती हैं वो सब की सब चीजें जो फोर्स लगा सकती है वो प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, तो मैं भी प्रेशर लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ और जितना मेरे एरिया कांटेक्ट में है उस एरिया, मतलब ये जितना एरिया जो है मेरे कांटेक्ट में था इससे, ठीक है, तो इस एरिया, ये एरिया कैलकुलेट कर लो, मैं फोर्स कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर कितना लगा रहा हूँ, प्रेशर बटे फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लो कितना प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये तो मतलब वो हर वो चीज जो फोर्स लगा सकती है, प्रेशर लगा सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ने का खास रीजन ये है कि थोड़ा सा हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे, अभी तो मैक्रो लेवल चीजों को देख रहे हैं, थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाकर के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे और
वहाँ क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, सॉलिड्स अगर है यहाँ पे तो बहुत क्लोजली पैक होता है, आपको पता होगा ना। और ये जो है रोटेट कर रहा है, जो ये सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिसमें फोर्स लगाते हैं, इसको इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा, तो इनकी जो बाउंड्रीज होती है इनकी भी फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स लगाकर जो बाउंड्री टच में है, फोर्स लग गया, फोर्स बस होना चाहिए, फोर्स लग गया तो भाई एरिया यहाँ पर टच एरिया हो गया, प्रेशर आ गया, मतलब कि सर ये इसमें प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, उससे पूरे मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, इन सबका मास होगा, ये सारे मास में कि नीचे में फोर्स लगा रहा हूँ, सबके सब मास में फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स आ गया प्लस एरिया आ गया, तो यहाँ पे प्रेशर भी आ गया, प्रेशर टू फोर्स बाय ऑल अपॉन एरिया ऑफ वाटर, तो आ गया प्रेशर आ गया, तो सॉलिड्स पे लगाते हैं। लिक्विड में क्या होता है, वही मूवमेंट जो यहाँ पे कंटेनर और लिक्विड में क्या होती है, लिक्विड में मूवमेंट जो होती है थोड़ी ज़्यादा तगड़ी होती है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा तेज से घूम रहे होते हैं, तो एक दूसरे की वॉल पर ये मतलब धड़ाम इसको मारा, ये धड़ाम इसको मारा, फिर ये इधर गया धड़ाम से दीवार को मारा, फिर ये दूसरा मतलब इधर गया, ऐसे धड़ाम लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये जो होते हैं, धड़ाम धड़ाम इसको मार रहा था, उसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर वही मैं गैस का बनाऊँ तो गैस में मूवमेंट और तेज होती है, लेकिन वो वहाँ पे कम होते हैं, तो जो मूवमेंट होती है वो तगड़ी होती है, धड़ाम लड़ते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल का यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी धीमी होती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तो बड़ा बस दीवार पर लड़ेंगे तो फोर्स तो लगाएंगे ना, इसलिए इन पे प्रेशर क्रिएट होता है। ये जो ये है, ये वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट होता है। तुम देखो अगर तुम बहुत ज़्यादा बैलून को पानी से भर रहे हो या फूड से भर रहे होगे तो अगर फट जाता है, क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा एयर डालते हो उतने ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स डाल रहे हो, और मॉलिक्यूल्स जब घूम रहे हैं तो दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो और डालते हैं, मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब वो इतना ज़्यादा प्रेशर या फोर्स लगाएंगे इसकी वजह से उसका जो वॉल है वो फट जाएगा और सारे मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली लिक्विड और गैस जो है वो क्यों लगाते हैं, आप कई लोग सोचते हैं कि सर लिक्विड और गैस कैसे लगाते हो, सर गैस में क्या ही सर मास होता है कि प्रेशर वगैरह लगाएगा, तो ऐसा नहीं है। गैस में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स का मास होता है। तुम इतना सा लोगों को कुछ नहीं है, लेकिन तुम अगर बहुत ज़्यादा लोग आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर अपने आपका जो सर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, गैस ही गैस है, सारी गैस ही गैस है, तो सारे गैस को कैलकुलेट करो ना तो 15 सेंटीमीटर, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि 15 सेंटीमीटर का जो स्केल नहीं आता वो स्केल ले लो, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसको लेकर के रेक्टेंगुलर पूरा बड़ा स्लैब बना लो, तो पता है वो जितनी भी गैसेस के ऊपर पूरी जितनी भी गैसेस पूरे स्लैब के ऊपर आएंगी, उन सब गैसेस को जोड़ोगे तो 225 किलोग्राम का फोर्स तुम्हारे सर पर लगाती है, इतना ज़्यादा पावर है। और वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं तो मार रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को मार रहे हैं बड़ा वो इधर रैंडमली घूमते हैं, ठीक है, और इतना मॉलिक्यूल रहेंगे और फोर्स लगाएंगे, और मॉलिक्यूल रहेंगे और फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स एरिया तो हमारे पास ही नहीं है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर इसमें घूम से फट जाता है, समझे। या फिर तुम लोग देखते होंगे जब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा खुलाने छोड़ते हैं, सब बहुत तेज हवा निकलती है, क्यों निकलती है, अंदर आपने प्रेशर इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया है, फूक के जो हवा आपने फूकी है वो पूरे उस रूम में रहती है, लेकिन आपने पूरी हवा उठा के बंद कर दिया छोटे से बैलून में, तो वहाँ पे एरिया कम हो गया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। हमेशा चीज़ें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करते हैं, आपको पता ही है, तुरंत अंदर से बैलून से हवा निकलना शुरू हो जाता है और पूरी हवा बदल में निकल जाती है। सो बेसिकली प्रेशर अप्लाइड टू सॉलिड लिक्विड गैस फंडा क्या है, इससे देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होती है तो वो साइड के वॉल्स को क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पर छेद करो तो पानी बाहर आता है, देखोगे भाई पानी का टैंक ले लो, पानी का वो, ठीक है, पानी का बोतल ले लो और पूरा पानी भर दो, यहाँ पर पूरा पानी भर दो, ठीक है, और यहाँ पर छेद करोगे तो वो पानी बाहर की तरफ ही आता है। अगर बाहर की तरफ पानी क्यों आता है, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मॉलिक्यूल का टकरा बाहर से क्या एयर फ्री घूम रही है, कोई यार टक्कर वक्कर नहीं है, यहाँ अंदर को टक्कर हो रही है, तो अंदर प्रेशर क्या ज़्यादा हो गया। जैसे आप छेद करते हो यहाँ पे अंदर प्रेशर हाई बाहर प्रेशर लो, चीज़ें में हाई से लो में तुरंत पानी बाहर की तरफ। अगर तुम कुछ ऐसा कर दो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो सिस्टम से बंद करके, और यहाँ पे भी जो प्रेशर अंदर वही प्रेशर यहाँ भी ला दो, हाई बराबर कर दो, तुम कितने भी छेद कर लो, पूरी बॉडी को ऐसे फाड़ दो, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर या फ्लूइड्स बोल दो, फ्लूइड्स वो चीज़ होती है जो बह सकती है, पता होगा ना, फ्लूइड्स वो चीज़ होती है जो बह सकती है। फ्लूइड सिर्फ तभी, फ्लूइड मतलब वो चीज़ जो बह सकती है, बह क्या कह सकता है, सॉलिड बह सकता है क्या, नहीं, लिक्विड बह सकता है क्या, हाँ सर, गैस बह सकती है क्या, हाँ सर, लिक्विड एंड गैस बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड के बारे में बात फेमस है कि ऑल फ्लूइड्स ओनली फ्लो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से दोनों की तरफ फ्लो करेंगे, और तब तक फ्लो करते हैं जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो आप समझ रहे हैं, हम लोग कभी कोई चीज़
चेंज करते हैं तो कुछ पानी बाहर क्यों आता है, पानी बाहर आने में जहाँ से भी वो लिक्विड तुमको दिख रहा है कि वहाँ से इधर जा रहा है, समझ लो उधर हाई है इधर लो है, तुम अगर छत पे खड़े हो तुम्हें लगता है हवा उधर से इधर आ रही है, मतलब हवा बह रही है, फ्लो कर रही है, तो उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर प्रेशर कम होगा, तभी बह रही है। बात समझ में क्या? So this is the idea of pressure. Why pressure is built in liquid and gases? Because the molecules are getting, they are moving at the high speed. They are interacting with the boundaries of the bottle. When they are interacting with the boundaries of the bottle, they are putting forces on them. Because the forces are there, area is always there. So force one generate a pressure. When more molecules are inserted into a particular bottle or into a gas chamber, the more molecules are there to put applied forces on the walls. So the pressure became more and more and more. And once there is a time reached when the pressure is more able to control, and that particular time, that vessel or that system get burst into pieces. कुकर में देख लो, प्रेशर कुकर क्या करते हैं, उसमें लोग यही करते हैं। प्रेशर कुकर का काम पता है क्या होता है? जैसे तुम मान लो घर में कभी खाना बना रहे हो, ठीक है, तो तुम चावल बना रहे हो, चावल एक कुकर चढ़ा दो, एक चावल ऊपर भगोने में चढ़ा दो, तुम देखोगे दोनों को खोल दोगे, गैस चालू कर दिए, प्रेशर कुकर वाला तुम्हारा 10 मिनट बन जाएगा, वही तुम्हारा को 20 से 25 मिनट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, जो तुम हीट दे रहे हो उससे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ तो रही है, बढ़ रही है, तो एनर्जी मार रहा है, लेकिन वो मारने के ऊपर फ्री है, वो बाहर निकल जाएगा घूमने के लिए। प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, तुमने बंद उसका ऊपर चैम्बर बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया चैम्बर तरीके से, अब वो कुछ भी गैस बाहर नहीं निकल सकती, और जो भी एनर्जी तुम नीचे दे रहे हो दिमाग में एनर्जी बढ़ रही है, मार रहे हैं, जोर से मार रहे हैं, जोर से मार रहे हैं, मॉलिक्यूल नहीं रखे थे, इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगाने का तरीका तेज कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, जो चैम्बर है उसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और इसमें इतना प्रेशर बढ़ जाता है, जो सीटी रहती है उस सीटी को उठा देते हैं, बोलते भागो भागो, भागते ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन सीटी पहले दम नहीं होता है, बाद में प्रेशर बढ़ते उसको उठा देता है, और सीटी जब तुम देखो कितनी तेजी से ऐसे वो निकलती है, मतलब गैस निकलती है, और पता है ये आवाज़ क्यों आती है सीटी की? जब भी कोई चीज़ तुम सडनली निकालोगे ना, जब भी कोई चीज़ सडनली बाहर निकालोगे उसमें से आवाज़ होती है। जैसे एग्जाम्पल कर रहे हैं, हम लोग जब क्लैपिंग करते हैं, मैं बता रहा हूँ आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है, तुम जब उसको मैं स्लो मोशन निकालो, जब मैं उसको मारता हूँ तो सडनली यहाँ की हवा निकल जाती है, यहाँ से अगल बगल भाग जाती है, इसलिए क्या होता है, आवाज़ आती है। गुब्बारा तुम लोग फोड़ते हो ब्रूम, तो क्यों आवाज़ आती है? क्योंकि अचानक तुमने सारी गैस को बाहर निकाल दिया, आवाज़ है। उसी गुब्बारे को ग्रीस खोल छोड़ दो, उतनी आवाज़ नहीं आती है। तो जब भी कोई चीज़ सडन एक्सपैंड करती है, सडन बाहर निकलती है, तो आवाज़ क्रिएट करती है। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, तो ढेर सारा वही तुम नॉर्मल खोल दो, भगवान इसको उसमें आराम सब निकल रहा है, लेकिन तुमने क्या किया, प्रेशर कुकर में सब प्रेशर बढ़ता थोड़ा सीटी उड़ गई, तो तेजी से हवा निकली, तेज हवा निकली तो क्या क्रिएट करती है, साउंड क्रिएट करती है। इस एक्स्ट्रा बात नहीं समझने के लिए, लेकिन प्रेशर फील आया क्या, आखिर लिक्विड और गैस कैसे लगाते हैं, सॉलिड कैसे लगाते हैं प्रेशर, सॉलिड मॉलिक्यूल कैसे लगाते हैं प्रेशर, समझ में आया सारी बातें? ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम जिन चीज़ों को नेग्लिजिबल समझते हैं वो चीज़ें भी हम पर प्रेशर लगाती हैं। गैस को बहुत क्लियर नहीं करते, गैस क्या लगाएंगे प्रेशर, तो ये आइडिया लग गया ना। यार 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर इधर ऐसे बड़ा पर रेक्टेंगल बना दो, जितनी भी गैसेस यहाँ पे ऊपर नीचे से ऊपर तक हैं वो सारी मिलकर तुम पर करीब 225 किलोग्राम का फोर्स लगा रहे हैं। 225 किलोग्राम का मास है, फोर्स को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि m इंटू जी क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 225 ये है इंटू 10, 2250 न्यूटन। बाप रे, मतलब कि एक 100 किलो का बोरा रखो, 100 किलो का बोरा रखो, 25 किलो, जितना फोर्स हमारे सर पे लग रहा है उतना फोर्स पूरी गैस मिलकर लगा रहे हैं। सर में दब क्यों नहीं जाते हैं? दब इसलिए नहीं जाते हैं बेटा, क्योंकि जो फोर्स वहाँ ऊपर से लग रहा है वही फोर्स वही हवा तो अंदर भी तो हमारे गई हुई है, तो नीचे से भी तो लगा रही है वो, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी, तो कैंसिल आउट हो जाता है। बात समझना, जैसे कि क्या होता है, मान लो मैं तुम पे फोर्स लगाऊँ इधर से 400 न्यूटन का, तो मैं इधर खींच जाऊँगा, लेकिन नहीं खींच रहा हूँ तो इधर भी 400 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, तो हवा वो ऊपर से नीचे की तरफ आई, लेकिन वही हवा मतलब देखो प्रेशर क्या होता है, हर डायरेक्शन लगता है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, वो हवा इधर भी दबा, इधर भी दबा, इधर दबा, इधर भी दबा, तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। बात समझ आई क्या? तो प्रेशर कैंसिल आउट होने की वजह से हम लोग सही सलामत है, अगर वो कैंसिल आउट ना हो तो दब जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर का एरिया पे बहुत अफेक्ट होता है, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, ये इनका बेसिक रिलेशन है। गैस मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग होता है, फिर प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर हमेशा फोर्स के आने से वजह से पैदा होता है, एरिया तो हमेशा रहती है, जो चीज़ फोर्स लगा देगी वो प्रेशर भी क्रिएट कर लेगी। मॉलिक्यूल्स बाउंड्री पे मार के फोर्स लगाते हैं, कैसे बाउंड्री में क्या आपस में लड़ते हैं,
फिर वो टकरा टकरा दीवार पे लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि पाइप के अंदर एनर्जी क्या है, जितनी ज़्यादा उसको हीट करोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए तुम देखो हीटिंग करने में प्रेशर बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, ठीक है। कूलिंग करने में प्रेशर कम होता है। कूलिंग करके एनर्जी निकालोगे तो हाँ वो ऐसे लड़ रहे थे और धीरे धीरे लड़ेंगे, तो धीरे धीरे लड़ेंगे तो कहाँ फोर्स लगाएंगे, कहाँ प्रेशर आएगा? फोर्स नहीं तो प्रेशर नहीं। बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड वो होता है जो बह सकता है, लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड के अंदर होती है। फ्लूइड से तभी बहता है जब प्रेशर डिफरेंस हो। प्रेशर डिफरेंस मतलब एक जगह में कुछ और प्रेशर, दूसरी कुछ और प्रेशर। जहाँ प्रेशर हाई होगा वहाँ प्रेशर, वहाँ से मेरे रखने लिक्विड की तरफ जाएंगे, तब तक कहते हैं कि दोनों प्रेशर इक्वल नहीं होंगे। एक और टर्म आपके रूप में दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे यार प्रेशर प्रेशर होता है, चाहे कैसा प्रेशर हो, प्रेशर जहाँ होगा वहाँ फोर्स होगा, वहाँ पे एरिया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो हवाएं होती हैं वो सब मिलकर हम पे लगाती है, दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बता दिया आपको कितना होता है। मतलब एक इंसान के ऊपर 15 में 250 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो 2250 न्यूटन का फोर्स, और एरिया कितना हो गया हमने 15 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोमीटर मतलब तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। ये हो गया हमारा फोर्स, ये हो गया हमारा एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया, दोनों डिवाइड में जितना आएगा वो उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी गैस अंदर लगाती है। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, इसको मतलब दिस कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच इज अप्लाइड ऑन अस बाय द गैसेस अबव अस, ठीक है। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही प्रेशर कम हो जाता है। मतलब पढ़ा होगा आपने, जितना हम लोग हाइट में उतना प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जब जितना हाइट जा रहा है कुछ गैसेस तो नीचे रहेगी ना, जो हैवी गैसेस हैं वो नीचे रहेगी, तो अब ऊपर गैसेस कमी बची हैं। बोलो, जैसे मान लो अगर पानी में आपने सुना होगा पानी के अंदर क्या होता है कि जितना तुम गहराई में जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता जाता है, उतना प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तुम यहाँ पे तैयार करो तो इसके ऊपर इतनी सारा पानी का लेयर है ना, ये सब मिलकर तुम पे फोर्स लगाएंगे, और जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा एरिया तुम्हारे पास सेम ही है, जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्या होगा? प्रेशर में फोर्स डायरेक्टली जितना फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो जितना तुम गहराई में जाते हो उतना प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज करता जाता है। वैसे सिमिलर तुम अगर यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे क्या होगा? ये सब पानी कोई महत्व नहीं है, अब सिर्फ इतने पानी का ही तुम फोर्स लगेगा, फोर्स तुम्हारा कम हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा। तुम अगर यहाँ पहुँच गए तो सब का कोई मतलब, सिर्फ इतने ही पानी का फोर्स लगेगा, तो जितना तुम ऊपर उठ जाओगे उतना तुम्हारा प्रेशर कम होता जाएगा। समुद्र की गहराई में जाओगे मछलियाँ एकदम स्पेस की तरह पतली पतली मिलती है, प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, दब जाती है मछलियाँ, जितना ऊपर जाओगे बच्चे मोटी मिलेंगी। ऐसे ही सिमिलर हमारे एयर ऊपर है, हम लोग तो पृथ्वी में सबसे नीचे वाले पार्ट में है, तो यहाँ पे सारी एयर हमारे ऊपर ही है, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे उतना क्या होगा? हमारा प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो हवा है वो अब कम बचेगी, क्योंकि आधी नीचे लगेगी आधी ऊपर है, जितनी ऊपर रहेगी वहाँ पे लगाएंगे। समझ रही है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है? वो प्रेशर जो हम पे एटमॉस्फेयर की सारी ऐसी मिलकर लगाती हैं उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में जो 1 atm से जो वैल्यू होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करते हैं atm से, किसको डिनोट करते हैं? atm। एनी टाइम मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। atm is the unit of, again atm is one of the unit of pressure, and 1 atm is equal to 1.0135, I guess 1.013 1.01325 ये वैल्यू याद रखना, 8 to 10 की पावर 5 पास्कल एक एटीएम की वैल्यू होती है। पास्कल में याद है स्टैंडर्ड यूनिट थी, इसके पास्कल का हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक एटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.01325 न्यूटन की पावर 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और यूनिट होती है प्रेशर की, दैट इज कॉल्ड बार। बार वाला बार नहीं, रंगीन पानी वाला बार नहीं, बार मतलब कि प्रेशर का यूनिट है, वो चॉकलेट बार आता है वो भी नहीं, ये बार यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। सब याद रखने की चीज़ है, ठीक है, सब याद रखना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? बार कितना होता है? एक और यूनिट बता देता हूँ, एक होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अगर तुम मरकरी 76 सेंटीमीटर की हाइट तक, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बस यूनिट याद रखो, इसको एक्सप्लेन करूँगा जब आपको मैं बताऊँगा बैरोमीटर के बारे में, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 76 सेंटीमीटर Hg। लेकिन फिलहाल याद रखो 76 सेंटीमीटर Hg is also a unit of 1 atmospheric pressure. So basically we have studied approximately
एटीएम, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बार 76 mm सेंटीमीटर एचजी, एक और होती है पीएसआई, प्रेशर पर यूनिट पर स्क्वायर इंच, प्रेशर पर स्क्वायर इंच ऐसा कुछ होता है, सॉरी पाउंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई का फॉर्म होता है। इतनी सारी यूनिट्स होती हैं प्रेशर की, याद रखना, कन्वर्जन से याद रखना। 1 एटीएम इक्वल टू इतना पास्कल, 1 बार इक्वल टू इतना पास्कल, 76 सेंटीमीटर टू 1 इज इक्वल टू 1 एटीएम, 1.01325 × 10⁵ पास्कल, 76 सेंटीमीटर में इतना पास्कल होता है। कन्वर्जन याद रखना, लिख देना टॉपिक में, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, ठीक है, क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमारे पर आस पास सराउंडिंग होती है, वो पे लगा रही है, क्या लगा रही है सर, फोर्स लगा रही है, एरिया हमारा सर है सर, तो फोर्स हम एरिया कर लेंगे सर, हमारा यही तो हमारा एरिया सर, और क्या एरिया है, ठीक है, तो फोर्स हम एरिया कर लेंगे सर, जितना आएगा सर वही प्रेशर लगा, जो कैलकुलेट किया गया पाया गया कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1.0123, ये वेरी करता है, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग वेरी करता है, जितना हाइट रहेगा उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, जितना गहराई में जाएगा उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। सिमिलर चीज वाटर में भी होती है, वाटर से जितना गहराई की होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, सॉरी जितना उतना प्रेशर में बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर होगा उतना प्रेशर कम रहेगा। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर क्या बोलते हैं उसको, स्कूबा डाइविंग ऐसे उसको बोलते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइविंग, जो नदी में जाते हैं, सॉरी पानी में जाते हैं और जो काफ़ी डेप्थ तक जाते हैं, उनको बोलते हैं कि जब बेटा ऊपर आना तो थोड़ा आराम आराम से आना, क्यों, ये जब तुम नीचे जाओगे तुम्हारी बॉडी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तुम्हारी बॉडी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पानी अंदर ना जाए, क्योंकि देखो हमेशा चीज़ें बहने वाली चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं, मतलब तुम बहुत अंदर चले गए, प्रेशर बाहर अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, अंदर तुम्हारा प्रेशर लो हो गया, तो तुम्हारी बॉडी में कान के रास्ते, आँख के रास्ते पानी अंदर जाने लग जाएगा, तो बॉडी क्या करती है, मेंटेन करने के लिए क्या करती है, अंदर का प्रेशर हाई कर देती है, तो हाई प्रेशर बराबर हो गया तो कोई पानी में दिक्कत नहीं होती है। और समझ मान लो तुम्हें याद है, अरे यार आज तो मैगी बन गई, अचानक सट से ऊपर आ गए, तो सट से तुम ऊपर आओगे अचानक से, तो क्या होगा कि बॉडी तुम्हारी अभी किस पे है, हाई प्रेशर पे है, उसको नहीं पता कि तुम एकदम अचानक ऊपर आ जाओगे, बॉडी अभी कैसे तुम्हारी हाई प्रेशर पे है, और बाहर का टेम्परेचर कैसा हो गया, नीचे तो तुम हाई था, ऊपर अगर का प्रेशर अगल बगल का पानी हट गया तो लो हो गया, तो अंदर तुम्हारा हाई प्रेशर, बाहर तुम्हारा लो प्रेशर, तो अंदर की चीज़ें बाहर आने लग जाएंगी, नाक से खून सब आने लग जाता है, इसलिए बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स को कि जब आप ऊपर आइए तो बिल्कुल आराम से ताकि बॉडी जो है अपने प्रेशर को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल ले और मैनेज कर ले, बस मैंने, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर, वी लर्न अबाउट द यूनिट। एक लास्ट टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, हाउ टू मेजर प्रेशर, हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो बेसिकली बैरोमीटर बनाया गया था, ठीक है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, हम लोग यही से पढ़ते हैं कि क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या उसका पीछे वर्किंग मॉडल है, क्या चीज़ है, और बाकी डिटेल्स हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो बैरोमीटर बेसिकली कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, बैरोमीटर, जिससे हम लोग मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हालांकि कोई प्रेशर मेजर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब लोग करते क्या उसमें, एक ऐसा लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसमें लोग भर देते हैं मरकरी, पूरा मरकरी भरा रहता है, मरकरी से लेते हैं, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लगती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर की डेंसिटी होती है। डेंसिटी समझते हो भाई कि 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम का मास कितना होता है, 13.6, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो सोचो वाटर से डेंसिटी जो है, वाटर से मरकरी जो है 13.6 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है, तो हम लोग मरकरी लेते हैं इसके अंदर, और मरकरी लेने पर इसमें एक ट्यूब डाली रहती है, ट्यूब ऐड करते रहते हैं, ऐसे ताकि ट्यूब डाल देते हैं, और फिर देखते हैं कि थोड़ी देर में ये मरकरी का लेवल जो है ऐसे राइज कर रहा है, और जा करके कितना राइज कर रहा है, 76 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। अब पहली बार तो उसकी प्रिंसिपल समझो, ये राइज क्यों किया, ये पानी ऊपर क्यों गया, चढ़ा के उसके ऊपर, समझना। जब हम लोग कुछ नहीं किए थे, ऐसे नॉर्मल लाके इसको खाली डाले इसके अंदर उल्टा करके, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम ये वैक्यूम, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है, एयर का प्रेशर के ऊपर पड़ रहा है एयर का प्रेशर, जब इस पर तुम बस दबाव बनाओगे तो ये पानी कहीं ना कहीं दबेगा और इधर जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ कुछ नहीं, लो प्रेशर है,
तो क्या होगा, इसके अंदर मरकरी फ्लू होने लग जाएगा। अब सर फील हुआ तो क्योंकि पूरा भर गया, क्योंकि देखो पूरा क्यों भरेगा, जब तुम ऊपर जाते जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे सपोज प्रेशर निकालो, कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे जितना भी ऊपर ये मरकरी है उसका जितना भी मास होगा, जितना भी उसका मास होगा, उसका मास जितना होगा वहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। तो जैसे जैसे मास होगा उस पॉइंट में प्रेशर निकाला है, आखिर जो चढ़ रहा है वो यहाँ से चढ़ रहा है, तो जब यहाँ का प्रेशर यहाँ के बराबर हो जाएगा, जब यहाँ पे जो प्रेशर है वो प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ का फ्लूइड को यहाँ फ्लो नहीं करेगा। और ये कब होगा, जब धीरे धीरे लिक्विड बढ़ता जाएगा, तो ऐसा है कि इतना मास हो जाएगा कि जो प्रेशर यहाँ से लग रहा है तो प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और यहीं पर रुक जाएगा। तो जो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं, इससे निकालते हैं कि जितना ऊपर चढ़ जाए, कितना ऊपर चढ़ा है उसके बेसिस में निकालते हैं कि भाई कितना है। सपोज मान लो हम लोग यही अगर पहाड़ पे लेके चलेंगे इस बैरोमीटर को, तो क्या होगा कि अब वहाँ पे क्या है, मान लो इसमें हमने ऐसे लगा दिया, वहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, जो वहाँ पे 76 सेंटीमीटर चढ़ रहा था, वहाँ यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कम ही चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब दबाने वाला ही कम है तो ये ऊपर जाएगा और एक लिमिट जाएगा, जब तब तक जाएगा तक यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट में प्रेशर, इस पॉइंट में प्रेशर जो है वो बराबर ना हो जाए। जब प्रेशर बराबर जाएगा तो यहाँ से बिल्कुल उधर जाएगा नहीं, तो सब कुछ बराबर जाएगा। यहाँ पे कमी हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्रेशर कम लग रहा था, तो कम ऊपर जाएगा तो कम ही मास जो है इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा। और वही हम लोग और पानी में नहीं गया बैरोमीटर को समुद्र के अंदर, तो ये प्रेशर और ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे और दबाव बढ़ेगा तो ये लिक्विड और ऊपर जाएगा, ताकि नीचे और मास बढ़ सके, यहाँ से क्या मास बढ़ जाए ताकि प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो सके। बात समझ में आई? दिस इज बैरोमीटर फॉर यू। बैरोमीटर एक्चुअली मेजर्स द atmospheric pressure. The ideal atmospheric pressure at the sea level is 76 सेंटीमीटर, मतलब जैसे मर्क्यूरी रखते हैं 76 सेंटीमीटर हाइट से चढ़ जाता है प्रेशर, साइड का प्रेशर, जो साइड से प्रेशर लगा है ना, प्रेशर कम है, लेकिन प्रेशर कम है तो ऑब्वियस बात है लिक्विड थोड़ा कम हाइट तक रीच करेगा, और जहाँ प्रेशर बढ़ेगा लिक्विड में हाइट और बढ़ जाएगी। बैरोमीटर क्लियर हुआ आपको? दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर व्हिच वी हैव स्टडीड टुडे, फोर्स एंड प्रेशर। अगले देखिए आपका होमवर्क जो है, आप इन सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज कर लीजिएगा इस चैप्टर की। जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है आपको नीचे अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा वो क्वेश्चन नंबर, ताकि मैं जब अगली वीडियो में उस एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा तो मैं आपके डाउट को पिक कर सकूँ। ठीक है, बात समझ आ गई? इस चैप्टर को रीड जरूर कर लीजिएगा। स्कूल खुलेगा तो वापस चैप्टर मैं फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आई होप कि आपको समझ में आई हो। जहाँ पर नहीं आया होगा उसको वापस से रीड